पहला युद्ध पढ़ चुके थे। पहली बार अटैक कब किया था इसने? 1000 में। कब किया था पहला हमला? कब किया था? 1000 में। कहाँ कहाँ पे किया था? पेशावर में। कहाँ पे है भाई साहब ये पेशावर? पेशावर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास है। अब इस समय यहाँ का शासक कौन था? जयपाल। कौन है? जयपाल भाई साहब कौन है? यहाँ के शासक हैं। अब देखो जयपाल को क्या बोलते हैं, बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया, बॉर्डर के आसपास है, लूट के लिए चला गया वापस। लेकिन जयपाल को यह बात पता थी कि भैया ये दोबारा फिर से आएगा भारत पे हमला करने के लिए, दोबारा फिर से आएगा। ठीक है, तो दोबारा फिर से आता है, कब आता है? 1001 में ही आ जाता है। 1001 में ही आ जाता है। इससे रहा नहीं जाता है, भारत की धन जो लूट के लेके गया 1000 में, इसके पास सब्र नहीं था, रहा नहीं जाता, बोला कि भैया और धन चाहिए इनको, पैसा चाहिए इनको, पैसा कमाने के लिए फिर आ गया। लेकिन इस बार जयपाल क्या था? तैयार था। इस बार जयपाल तैयार था। देखो साथ साथ नोट्स भी, ठीक है ना, लिखना जरूरी है। नोट्स मिल जाएगा बट लिखना भी जरूरी है, ठीक है, नोट्स तो मिलेगा ही। देखो 1001 में हुआ, और 1000 में क्या हुआ, हर चीज पीडीएफ में अवेलेबल नहीं रहेगी ना, कुछ कुछ लिखना ही पड़ता। तो 1000 में पेशावर पे हमला किया, और 1001 में क्या हुआ, फिर से हमला करता है। कहां पे? सिंध पे, उसी इलाके पे हमला करता है। और इस समय का शासक कौन है? जयपाल। इस बार जयपाल तैयार बैठा हुआ कि भैया अगर ये दोबारा अगर भारत में आएगा तो इसको क्या करना है? सबक सिखाएंगे, सबक सिखाना। और इसके साथ साथ इसने क्या किया था? एक गुट तैयार किया हुआ था। किससे? जो मुल्तान के जो शासक थे उनके साथ इसने गुट बना के रखा था। क्यों मुल्तान के शासक इसका सपोर्ट क्यों देंगे? वो तो मुस्लिम है, मुल्तान के शासक तो मुस्लिम है, तो वो जयपाल का साथ क्यों देंगे? क्योंकि जो कौन था? मोहम्मद महमूद गजनी था। वो किसी को नहीं छोड़ता था, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी शासक को नहीं छोड़ता था। वो सबको आके क्या करता था? आता था, लूट लाट के चला जाता था। इसी वजह से जयपाल ने क्या बनाया, इस बार एक नया गुट तैयार किया, नया गुट तैयार किया ताकि ये भाई साहब को क्या करे, अंदर घुसने नहीं देंगे। तो जयपाल 1001 में कौन आता है? महमूद आता है। महमूद वर्सेस किससे लड़ाई हो रही है? जयपाल से। जयपाल ने क्या किया है? गुट तैयार कर लिया है। किसको रखा है? मुल्तान के शासक हैं, जो मुल्तान के शासक हैं, मुल्तान रूलर, ठीक है ना, इस्लामिक मुल्तान रूलर, इनको अपने साथ रखिया। कौन जीतेगा? जीतना चाहिए था किसको? इसको। लेकिन जीत कौन गया? ये भाई साहब जीत गया। क्यों जीता? कल बताए थे, एक नई तकनीक लेके आया था, ठीक है ना, कैवलरी आर्ची। वो एक नई तकनीक था, उसका इस्तेमाल जयपाल भी नहीं कर रहा था, और मुल्तान के शासक, इन लोगों के पास ये तकनीक नहीं थी, इसका इस्तेमाल ये लोग नहीं करना चाहते थे। अब महमूद, ठीक है ना, छोटी आर्मी थी तब भी, लेकिन ये क्या करता है? जीत जाता है जयपाल से। और जयपाल इस बात को क्या ले लेता है? दिल पे ले लेता है, और क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। ठीक है, फिर अगली लड़ाई होगी कब? 8-9 के आसपास। अब जो जयपाल था, जयपाल तो मर गया, जयपाल तो मर गया ना, इसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो इसके बाद जो अगला शासक जो बनता है, इसी का बेटा, उसका नाम क्या है? आनंद पाल। आनंद पाल बिकेम न्यू रूलर ऑफ शाहीन किंगडम। तो शाहीन किंगडम का ये अगला शासक बनता है। ये कौन है? इसी का बेटा है। ये इसी का क्या है? बेटा है। ठीक है, जयपाल का बेटा कौन है? आनंद पाल। ठीक है, अब आनंद पाल के पास क्या होता है? फिर 1008-9 के पास फिर कौन आता है? हमला करने आता है। कौन? महमूद गजनी फिर से आ रहा है। ठीक है, महमूद गजनी 1008-9 में फिर से आ रहा है। अब इस टाइम पीरियड में कौन है शासक यहाँ का? आनंद पाल। तो किसके किसके बीच लड़ाई होगी? महमूद वर्सेस आनंद पाल। प्लस कौन होंगे? वे सारे मुल्तान के सारे इस्लामिक शासक भी होंगे, क्योंकि वो लोग भी परेशान है किससे? महमूद से। तो ये लोग भी साथ में आ जाएंगे। तो इस्लामिक रूलर जो होते हैं, इस्लामिक रूलर ऑफ मुल्तान, ये लोग भी साथ में आ जाते हैं। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीत सकता है? लेकिन जीत कौन जाता है? तो फिर से ये जीत जाता है। वही पुरानी तकनीक इसकी, ठीक है ना। इसके पास काफी अच्छे लड़ाकू थे, अच्छे घुड़सवार जो थे, जो तीर चलाते थे,
आर्चरी जो चलते हुए काफी अच्छे थे इसके पास, ठीक है ना। तो ये भाई साहब फिर से जीत जाता है। लेकिन इस जीत के बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। देखो महमूद गजनवी का बेसिकली काम क्या था, आना, हमला करना, लूटना, चला जाना, आना, लूटना, वापस चला जाना। लेकिन इस घटना के बाद क्या होता है कि भारत की जो टेरिटरी होती है, कौन सी, शाहीन किंगडम की, और किसकी, मुल्तान किंगडम की, इसकी टेरिटरी को ये एनेक्स कर लेता है, ठीक है, एनेक्स कर लेता है, ये कैप्चर कर लेता है। और ऐसा क्यों करता है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है, बढ़िया क्या, ऐसा क्यों होता है। अब क्या होगा, महमूद जो होगा वो क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, कैप्चर्ड द हिंदूज टेरिटरी, इसको ये क्या कर लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा, ठीक है, इसको अपने कब्जे में ले लेगा, ठीक है। और इसको कब्जे में लेने के बाद देखो क्या होता है, ऐसा ये क्यों कर रहा है, इसका काम तो भाई लूटना था, लूटपाट मचाना था, और लूटपाट के वापस चला। देखो ये कैप्चर क्यों कर रहा है, देखो इसको कैप्चर करने के पीछे रीजन क्या है। देखो अभी तक देखो हम लोगों ने क्या पढ़ रहा है, देखो यहाँ पे देखो, इसने क्या किया है, इस इलाकों को एनेक्स कर लिया है, एनेक्स कर लिया है। पहले कितना था, यहीं तक था, इस इलाके को इसने एनेक्स कर लिया। यहाँ पे जो मुल्तान वाले थे और शाहीन वाले थे उनको इसने क्या किया, एनेक्स कर लिया। देखो अगर भारत के, ये अगर हमला कहाँ कर रहा था, ये बाउंड्री वाले इलाके पे हमला कर रहा है, बाउंड्री पे, सीमा पे ही इलाका है, लेकिन अंदर पे आ नहीं रहा है। मैन पैसा कहाँ है, अंदर में है। तो अंदर में भैया पैसा है, इलाका कौन सा है, गंगा दोआब वाला इलाका, वो क्या क्या, काफी फर्टाइल इलाका, काफी रिच इलाका है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बनारस में, कन्नौज में बड़े बड़े टेम्पल है जहाँ पे सोना रखा हुआ। भैया वहां पे अगर पहुंचना है तो इस इलाकों भी कैसे भी करके क्या करना पड़ेगा, इसको अपने अंडर में लेना ही पड़ेगा। और इसी वजह से क्या करता है, 2008 1008-9 में जो वार होता है, उस वार का नाम क्या है, बैटल ऑफ वाई, नाम भी लिख लो। अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना, क्या नाम है उसका, ये जो हमने पढ़ा था, ये कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ वाई हिंद, अभी जो लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, बैटल ऑफ वाई हिंद, ठीक है। बैटल ऑफ वाई हिंद के बाद ये भाई साहब क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। कैप्चर क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको अंदर घुसना है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कैप्चर नहीं करेगा तो यहीं पे लूटेगा, वापस चला जाएगा, यहीं पे लूटेगा, वापस चला जाएगा, यहीं पे लूटेगा, अंदर नहीं घुस पाएगा। तो अंदर करने के लिए इसको अपने कैप्चर, अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद अब क्या करेगा, ये भारत के अंदर भी हमले करना शुरू कर देगा। कौन, महमूद गजनवी, ठीक है। यहां तक बात समझ, यहां तक सब कही, देखो ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो अंदर, अब इसको क्या करना है, भारत के अंदर अब एक के बाद एक हमले करता है, बहुत धमाकेदार हमले करता है। 1014, 1014 कब कब हमला कर रहा है, 1014, ठीक है, 1014 में हमला कर रहा है। कहां पे किया है इसने, थानेश्वर में, थानेश्वर में। यहीं पे एक कृष्ण जी का मंदिर था, कृष्ण भगवान का मंदिर था, इसको इसने क्या किया, तोड़ दिया। और इस मंदिर को तोड़ा, जो भी था लूट लाट के लिए चला गया, और उसको क्या किया, सिर्फ यहाँ पे गया, मंदिर को सिर्फ तोड़ा गया इसने, मंदिर के अंदर जो भी था उसको लूटा, लूट के वापस चला गया, और फिर मंदिर को तोड़ के वापस चला जाता है। 1014 में कहाँ पे, थानेश्वर में। फिर 1018 में हम बात करते हैं, फिर 1018 में हम बात करते हैं, 1018 में कहाँ पे, कन्नौज पे, कहाँ पे, कन्नौज पे। अभी कहाँ है ये, यूपी में, ठीक है। कन्नौज पे हमला करता है, कन्नौज पे हमला करता है, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों को ये क्या करता है, तोड़ दे देता है। कन्नौज के आसपास, कन्नौज जो था बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था उस टाइम पीरियड का, इस टाइम पीरियड का, जैसे कि अभी क्या है दिल्ली जैसे कि महत्वपूर्ण शहर, उस टाइम का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था, कन्नौज। और इसको इसने क्या किया, यहाँ पे जो भी मंदिर थे, बहुत सारे मंदिरों को इसने तोड़ा और लूट लाट के वहां चला गया। जिस समय इसने कन्नौज पे हमला किया था, इस समय एक राजा यहाँ पे राज करता था, उसका नाम क्या था, राज्यपाल, राजा राज्यपाल यहाँ पे शासन करता था, ठीक है, राजा राज्यपाल यहाँ पे शासन करता था। फिर 1819 में, 1920 में फिर भाई हमला करता है, कहां पे करता है, कैलेंजर में, नाम सुना है, कैलेंजर, कैलेंजर बुंदेलखंड के इलाके के आसपास है, एमपी और यूपी के बीच का ये हिस्सा है बुंदेलखंड, वहीं पे ये कैलेंजर है, वहां पे ये हमला करता है। और इस समय यहाँ के राजा रहते हैं राजा विद्याधर, राजा विद्याधर, चंदेल शासक है ये, चंदेल शासक, चंदेल राजा, क्या नाम है चंदेल राजा का, विद्याधर, विद्याधर,
विद्याधर चंदेल शासक 1019-20 में चंदेल शासक पे, यहाँ के शासक रहते हैं चंदेल शासक। देखो कैलेंजर पे हमला करता है, लेकिन इस बार क्या होता है, महमूद को बहुत बड़ी टक्कर देता है। कौन? विद्याधर। विद्याधर कौन है? चंदेल शासक। चंदेल, अगर एम्पायर की बात करूंगा तो चंदेलों का कभी नाम सुना है? जैसे कि आपने बहुत सारे जैन टेम्पल देखे हैं, ठीक है ना, एमपी में जो है चंदेल शासकों ने ही बनाए, ठीक है ना, बहुत सारे जो यूनेस्को साइट के अंदर आते हैं लोग। तो चंदेल शासकों ने क्या किया था वहां पे मंदिर, तो चंदेल शासकों में एक सबसे बहुत बड़ा राजा था, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट राजा था, क्या नाम था? विद्याधर। और यही भाई साहब क्या करते हैं, इसको कैलेंजर में क्या करते हैं, घुसने नहीं देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे इतिहासकार तो कहते हैं कि इसने हरा दिया था, और बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इसको जीतने नहीं दिया था। किसने? विद्याधर ने, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो वार, सबसे इंपॉर्टेंट जो उसने हमला किया था भारत पे, वो हुआ था 1025। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1025 में इसने क्या किया था, एक टेंपल पे हमला किया था। वो टेंपल कौन सा था? सोमनाथ टेंपल। सोमनाथ सर का नाम सुना है ना, उन्हीं के नाम पे है सोमनाथ टेंपल। सोमनाथ टेंपल पे ये 1025 में हमला किया गया था। बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि सोमनाथ टेंपल पे कब हमला किया गया था, स्टार मार लेना ऊपर में कि 10, तो सोमनाथ टेंपल पे कब हमला किया गया था? 10,025 पे। और जिसमें सोमनाथ टेंपल पे हमला किया था, यहाँ के राजा थे। ऐसा तो है नहीं कि सोमनाथ टेंपल ऐसे ही बिना भगवान भरोसे, कोई ना कोई तो शासक होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चालुक्य वंश के शासक थे, चालुक्य डायनेस्टी के थे, चालुक्य डायनेस्टी का जो किंग था उसका नाम था भीम। ये इस समय यहाँ पे शासक करता, और इन्हीं लोगों ने क्या किया था, सोमनाथ टेंपल को बचाने के लिए महमूद के साथ क्या की थी, लड़ाई हुई थी, लेकिन ये लोग क्या कर पाए, टेंपल को क्या कर पाए, बचा नहीं पाए, और पूरे टेंपल को क्या किया, बहुत बहुत ही विशाल टेंपल था, इस जो भी सोना था, जो भी चांदी था, सब लूट के ले गया। बोला जाता है लगभग 20 लाख दिनार के आसपास अमाउंट को क्या किया गया था, लूटा गया था। 20 लाख दिनार के आसपास अमाउंट को लूटा गया था। तो ये सारा अमाउंट लूट के चला गया, और मंदिर को पूरी तरह से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, पूरी तरह से मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये रहा मंदिर, देखो ये कौन सा मंदिर है, सोमनाथ टेंपल। देखो क्या हालत कर दिया बेचारे की, ठीक है ना। तो ये कब की इमेज है, जब इसको क्या किया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। सोमनाथ टेंपल कहाँ पे है, सोमनाथ टेंपल कहाँ पे है, सोमनाथ टेंपल गुजरात में, ठीक है ना। सोमनाथ टेंपल कहाँ पे है, गुजरात में। सोमनाथ टेंपल गुजरात में, ये वाला इलाका, यहीं पे क्या है, सोमनाथ टेंपल। और ये भाई साहब यहाँ से आता है और यहाँ पे आके इस पे हमला कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन वंश के थे, कौन वंश के थे, चालुक्य वंश के। कौन सा राजा था, भीम फर्स्ट, ये याद रखना। इसने क्या की थी, कड़ी टक्कर दी, लेकिन क्या कर गया, मंदिर को बचा नहीं पाया। और बेसिकली मंदिर को इसने, फिर मंदिर को बचा नहीं पाया, ये लोग हार गए, मंदिर को लूटा। कितने पैसे अमाउंट, कितना पैसा लूटा इसने, 20 लाख दिनार, और लूट के वापस चला गया, ठीक है। इसके बाद अंतिम हमला ये करता है भारत पे, कब, 10,027 में। 1027 में इसका ये क्या होता है, लास्ट अटैक होता है भारत पे, लास्ट अटैक ऑन इंडिया। और किसके साथ होता है, जाटों के साथ होता है, जाट। किसके साथ होता है, जाट के साथ होता है। ये इसका अंतिम भारत पे आक्रमण होता है, किसका, महमूद गजनी का, ठीक है। महमूद गजनी का ये क्या होता है, लास्ट वार होता है भारत पे जाट के साथ। और 10,030 में ये भाई साहब क्या बोल जाता है, खत्म। 10,023 में भाई क्या हो जाता है, ये मर जाता है। नहीं नहीं, कोई ना कोई हमला कर देता है और इस पे, इसको भी मार दिया जाता है, ठीक है ना। 10,023 में कोई इसको मार देता है, ठीक है। 10,023 में क्या हो जाता है, मर जाता है। अब इतने सारे हमले करोगे, इतने सारे दुश्मन पालोगे, तो कोई ना कोई तो टपका ही देगा ना। अब इतने सारे हमले कर रहे हो, इतने सारे दुश्मन पाल के रखो, कोई ना कोई तो टपकाएगा ही, तो कोई ना कोई टपका देगा। तो 10,023 में ये क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो जितने हमने वार पढ़े हैं, जितने अटैक किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, सोमनाथ टेंपल। 10,025 एकदम खोपड़ी में घुसा लेना, 10,025, ठीक है ना, 10,025, ठीक है। तो इतने कितने वार पढ़े हमने, लगभग 4 या 5 वार पढ़े। पहला वार कब हुआ था, पहला देखो, पहला वार कब हुआ था, ये याद रखना। पहला वार कब हुआ था, 1000 में। कहां पे किया गया था, पेशावर में,
ठीक है, आया लूट के चला गया। दूसरा कब गया? अगले साल ही 1001 में। शासक कौन था? जयपाल था। और जयपाल ने क्या किया था? एक अपना एक गुट भी बनाया था। किनके साथ? मुल्तान के राजाओं के साथ। ठीक है ना। मुल्तान के राजा क्यों आ गए? क्योंकि उनको ही मार रहा था ये, ठीक है ना, इनको ही मार पड़ रही थी, तो इसलिए उसने जयपाल के साथ गुट बनाया। ठीक है ना। और इसमें इस युद्ध में क्या होता है? महमूद जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? कैवलरी आर्चर के जरिए। ठीक है। और यहाँ पे जयपाल क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है, क्योंकि दिल पे ले लेता है, बहुत बड़ा शासक था। ठीक है ना, दिल पे ले लेता है और ये मर जाता है। फिर इसके बाद इसका अगला बेटा शासक बनता है, उसका नाम क्या है? आनंदपाल। 1008-9 में फिर हमला करता है ये आनंदपाल, फिर से गुट तैयार करता है, लोग फिर से हार जाते हैं। और इस युद्ध के बाद इस युद्ध को हम क्या नाम दिया गया है? बैटल ऑफ वाई हिंद। बैटल ऑफ वाई हिंद का नाम दिया गया है। और इस बैटल के बाद वो एरिया को कैप्चर कर लेता है। कैप्चर क्यों करता है? क्योंकि इसको भारत के अंदर पे हमला करना था। भारत के अंदर बहुत सारा धन संपदा रखी हुई थी, उसको लूटना था। ये अंदर भारत में आता है। अब भारत के अंदर जब आता है तो एक के बाद एक बहुत सारे हमले करता है। जो सबसे महत्वपूर्ण है 1014 में, कहाँ पे? थानेश्वर में। फिर 1018 में कन्नौज में। 1018-19 में, 18-19 में कहाँ पे? कैलेंजर पे। फिर 1025 में, और अंतिम युद्ध 1027 में किसके साथ? जाटों के साथ। और 1023 में ये खत्म। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए सर में। 1001 में, ठीक है। राजा कौन था? जयपाल। आत्महत्या कर लिया। आनंदपाल इसका बेटा बन गया। थानेश्वर में 1014 में, 1018 में कन्नौज में। ठीक है। यहाँ का राजा कौन था? राज्यपाल। ठीक है, बताया था अभी। कैलेंजर में चंदेल शासक कौन था? विद्याधर। उसके बाद सोमनाथ पे शिव मंदिर था। और यहाँ के चालुक्य वंश का राजा कौन था? भीम फर्स्ट। ठीक है ना। अंतिम जो इसने युद्ध किया था किनके साथ? 1027 में जाटों के साथ। और 1023 में ये बोल जाता है, खत्म हो जाता है। देखो, ये अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजा था अपने एम्पायर का। ठीक है ना। इसके बाद जो भी शासक, इसके बाद इसका बेटा आता है, ठीक है ना, उसका नाम है मसूद। इसके बाद इसका बेटा आएगा, उसका नाम क्या है? मसूद। जो मसूद था, इसके बाद इसके बेटा आएगा, इसका नाम क्या है? मसूद। क्या नाम है इसके बेटे का? नाम मसूद। इसी के बाद इसी का बेटा आएगा। 1023 में ये मर गया। इसके बाद कौन आएगा? इसी का बेटा, उसका नाम क्या है? मसूद। इसी का कौन है? बेटा है, इसका बेटा है। ये देखो, इस एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अबे यार कौन कौन कर रहा है? इस एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजा कौन है? महमूद गजनी। इसके बाद देखो, जो भी राजा आते हैं उसके अंदर उतना दम नहीं रहता है, उतना दम नहीं रहता कि अपने एम्पायर को क्या करे? चला पाए। ठीक है ना। इसी का बेटा था मसूद। ये भी काफी क्या रहता है? कमजोर शासक रहता है। जब भी कमजोर शासक एम्पायर में आएगा तो दूसरे वाले क्या बैठे हुए हैं? तैयार बैठे हुए हैं कि भैया इसको छोड़ेंगे नहीं। पहले हमको मारा था कि नहीं? पहले तो ये इसका बाप इस सबको मार रहा था, बेटा कमजोर हो गया तो अब उसको छोड़ेंगे? तो वो लोग इस पे क्या करेंगे? अब हमला करने लगेंगे। ठीक है ना। तो इसका बेटा था मसूद। और इस भाई जब देखो बेटा कमजोर है, और जैसे कमजोर शासक मिलेगा तो आसपास के जितने भी बड़े बड़े एम्पायर क्या करेंगे? इस पे हमला करेंगे। और इसको क्या करता है? इसी के बगल में एक एम्पायर है, देखो एम्पायर है इसके बड़ी में, इसी के बगल में एक एम्पायर है, उसका नाम क्या है? इसी के बगल में एक एम्पायर है, कौन सा है? सेलुज। ये कौन सा है? ये भी एम्पायर है, इसी के बगल में है। ये क्या करता है? जब इसी का बेटा आता है तो यही सेल्जुक डायनेस्टी वाले इस पे हमला कर देते हैं और पूरा एम्पायर क्या हो जाता है? टूट जाता है, इसके कब्जे में आ जाता है। मात्र इन लोगों के पास कुछ ही शहर रहते हैं, जैसे कि पंजाब। ठीक है ना। पंजाब इन लोग के हाथ में बस रह जाता है, और बाकी जितनी भी टेरिटरी है सब किसके हाथ में जाती है? सेल्जुक डायनेस्टी के अंदर में जाती है। कौन है इसका पड़ोसी? पड़ोसी ताक में बैठा हुआ है कि जैसे कमजोर होगा हम क्या करेंगे? हमला करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इसको कौन हटाता है? सेल्जुक डायनेस्टी वाले। सेल्जुक डायनेस्टी वाले क्या कर देते हैं? इसको हटा देते हैं। कौन अटैक करता है? ठीक है, एक्सेप्ट पंजाब। पंजाब को छोड़ के सारे जो होते हैं सारी टेरिटरी इनके हाथ से निकल जाती है। ठीक है ना। पंजाब एंड गजनी, गजनी जो इनका कैपिटल है। ये बात समझ में आई? तो सारी टेरिटरी इनके हाथ से निकल गई। जो जिसके बाप ने जितना जीता था सारी की सारी टेरिटरी हाथ से निकल गई है। बस इनके हाथ में अब क्या रह गया है? पंजाब का इलाका और गजनी का इलाका, जहां पे इनका कैपिटल था। ठीक है। ठीक है। अब देखो, जो महमूद गजनी था बहुत बड़ा, देखो ये क्या था कि भारत थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। थोड़ा क्या है? पढ़ा लिखा आदमी। जब आदमी पढ़ा लिखा आदमी रहता है तो क्या करता है? अपने साथ बहुत सारे विद्वानों को भी रखता है। तो विद्वानों का ये क्या करता था? बहुत रिस्पेक्ट करता था। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे इतिहासकार
तो का ये काफी सम्मान करता। तो अब जो इसका दरबार बैठता था, दरबार का जैसे राजा का दरबार रहता है, ठीक है ना, राजा बीच में बैठता है, बगल में लोग बैठते हैं, तो राजा का दरबार था, उस दरबार में बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे इतिहासकार भी इसके साथ बैठते थे। और उन्हीं लोगों ने क्या हुआ, कुछ पुस्तकें लिखी हैं इसी के टाइम पीरियड की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 50 बार पूछा है, ठीक है ना। अल-बरूनी जिस बुक को लिखा है उसका नाम क्या है? तहकीक ए हिंद, या इसी को एक और नाम बोला जाता है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, क्या बोलते हैं इसको? किताब उल हिंद। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रियलिटी ऑफ इंडिया। तो इस बुक में बेसिकली लिखा क्या गया है? भारत के बारे में लिखा गया कि भारत कैसा था, ठीक है ना, भारत का कल्चर, भारत, पूरे भारत के बारे में इस बुक में डिटेल दी हुई है। किसने लिखी है? अल-बरूनी। कौन सी बुक है? तहकीक। देखो नाम क्या है? तहकीक। तहकीक मतलब क्या होता है? तहकीकात करना। तो किसकी कर रहे हैं? हिंद की। हिंद मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भारत के, हिंदुस्तान के। तो भारत की तहकीक का मतलब भारत से रिलेटेड इसमें क्या है? हर तरह की जानकारी है, इंग्लिश। और एक और इसका नाम है किताब, क्या नाम है इसका? किताब उल हिंद, ठीक है ना। एक और है फिरसौदी, क्या नाम है इसका? फिरदौसी। फिरदौसी, इसने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? शाहनामा। क्या लिखी है? शाहनामा। शाहनामा। शाहनामा, देखो इस बुक में क्या लिखा हुआ? इस बुक में बेसिकली जो ईरान के शासक थे, इराक के शासक थे, उनके बारे में, जो शासक हैं उन सारे शासकों के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? ईरान के शासकों के, इराक के जो शासक थे उनके बारे में लिखा गया है। तो शासक के बारे में लिखा गया। शासक के बहुत सारे नाम है इसमें, शासक के बहुत सारे नाम है। शाह ले लो, इधर से नाम ले लो, क्या बन जाएगा? याद हो गया? तो फिरदौसी ने क्या लिखा है? शाहनामा। ये इराक के बहुत सारे राजाओं के बारे में यहाँ पे डिटेल दी है। अल-बरूनी ने किसने लिखी है? तहकीक ए हिंद। तहकीक मतलब तहकीकात से संबंध, ऐसा याद करने के लिए है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तहकीक मतलब वो हो गया, याद करने के लिए बताऊं कि तहकीक मतलब तहकीकात से समझो। तहकीकात किसकी? भारत की। तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। किताब किसकी किताब है? ये हिंद की किताब है। हिंद मतलब हिंदुस्तान। किस चीज के बारे में लिखा हुआ है इसमें? भारत के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। 2 किताबें हो गई। तीसरा है उतबी। तीसरा है उतबी, इसने कौन सी लिखी है? तारिक ए यामिनी। पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में, यामिनी शब्द पहले भी आया था, ठीक है ना। यामिनी, जो उसने जो उपाधि ली थी, यामिनी उद दौला ली थी ना उपाधि, तो यामिनी सही है। तो उदबी ने कौन सी एक और बुक लिखी है? तारिक ए यामिनी। फिर कौन है? बेहाकी, इसने कौन सी लिखी है? तारिक ए सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन है? इसका पिताजी। इसका पिताजी कौन था? सुबुक्तगीन, ठीक है ना। उसी पिताजी के ऊपर क्या लिखी है इसने बुक? तारिक ए सुबुक्तगीन। किसने लिखी है? बेहाकी ने, ठीक है। नहीं, इसको छोड़ दो, जो जो हम लिखते हैं उसको नोट डाउन करो, बाकी सबको छोड़ दो, ठीक है। बढ़े आगे। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कौन सा? महमूद गजनी का, वो टॉपिक खत्म होता है, ठीक है ना। अब अगला शासक कौन है? पहला देखो, पहला यूरोप में, भारत में पहला शासक था इस्लामिक जिसने भारत पे हमला किया था, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये कहाँ का था? अरब का। और पहला तुर्किक शासक जिसने भारत पे सफल हमला किया था वो कौन था? महमूद गजनी। अब इसके बाद दूसरा तुर्क शासक भारत में आएगा, उसका नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। ये भारत में आके हमला करता है। इसके बाद, क्योंकि इसका एम्पायर तो खत्म हो गया, इसका एम्पायर खत्म हो गया पूरी तरह से। सेल्जुक डायनेस्टी वाले ने क्या किया? इस पे हमला किया, सिर्फ इसके पास क्या रह गया था? पंजाब और गजनी, बाकी सब इसके हाथ से निकल गया, ठीक है ना। अब उसी समय में एक नया एम्पायर उभर के आता है, उस एम्पायर का नाम क्या है? गुरीद डायनेस्टी। गुरीद डायनेस्टी। अब गुरीद डायनेस्टी से कौन आएगा? गौरी आएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी है? सेल्जुक डायनेस्टी। इसने क्या किया? गजनी एम्पायर पे हमला किया, इसको भाई तोड़ ताड़ के रख दिया, बचाया नहीं। अब यहाँ पे कोई बचा, इसके पास क्या? पंजाब वाला इलाका, यहाँ पे हल्का सा पंजाब वाला इलाका, और गजनी जो उसके हाथ में था। लेकिन टूट तो गया, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि आज एम्पायर है कल हमला किया पूरी तरह से टूट गया, धीरे धीरे, ठीक है ना, सब कुछ धीरे धीरे होता है। तो इन्हीं के अंदर में क्या होता है कि देखो गुरी ये टूटता है तो नया यहाँ पे डायनेस्टी आती है, कौन सी? गुरीद। ये टूटता है फिर एक नई डायनेस्टी आती है, इसको बोलते हैं एक नई डायनेस्टी आती है, ठीक है ना। इस पे जो पहले गजनी यहाँ पे, गौरी यहाँ पे शासन कर रहा था, गौरी की जगह अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? गुरीद डायनेस्टी। गुरीद डायनेस्टी का कौन है? गौरी, ठीक है, गौरी है। अब यहाँ पे देखो,
ये डायनेस्टी तो खत्म हो गई। अब कौन आएगा? गुरीद। गुरीद आएंगे। देखो गुरीद कौन है, ये रहा गुरीद। ये गुरीद एक एक ये गुरीद जो है एक तरह का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। गौर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसी गौर से क्या बनता है? गुरीद डायनेस्टी बनती है, ठीक है ना। गौर क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे? ये अफगानिस्तान में, ठीक है ना। अब जो पहले से डायनेस्टी थी किसकी? महमूद गजनवी की, वो तो डिस्ट्रॉय हो गई। और यहाँ पे कौन आ गए हैं? ये छोटे से गुर हैं, ठीक है ना। ये छोटी डायनेस्टी है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, और धीरे धीरे इनका क्या होता है? वर्चस्व बढ़ जाता है, और पूरे इलाके में ये क्या जाते हैं? खुद को स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है ना। खुद को फिर क्या करते हैं? स्टैब्लिश कर लेते हैं ये लोग। पहले इसके बारे में सुनते हैं, ये भाई कौन कौन था इसका। देखो बचपन का, देखो इसका जो पहले क्या नाम है, देखो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कभी कभी क्या बोला जाता है, हम लोग क्या इसको बोलते हैं? मोहम्मद गौरी। लेकिन एग्जाम में मोहम्मद गौरी नहीं पूछेगा, बोल देगा क्या कि भैया इसका पूरा नाम बताओ। तो पूरा नाम क्या है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे कि ये भाई क्या दे दिया, शहाबुद्दीन क्या है, ठीक है ना। हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद गौरी। लेकिन जैसे शहाबुद्दीन डालेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूज जाएंगे। तो इसका पूरा नाम क्या है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये कौन, ये कहाँ का था? गजनी, ठीक है ना। गजनी डायनेस्टी का ये, ठीक है ना। गजनी का शासक है ये, ठीक है। अब देखो ये भारत में आता है, अपना अपना क्या स्टेब्लिश करता है अपना एम्पायर, और धीरे धीरे इसको क्या करना पड़ता है? एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए वही प्रॉब्लम है, पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? भारत में आना पड़ेगा। और भारत में आता है, ये क्या करता है? लूट माट बचाता है। लेकिन देखो इसमें और इसमें मोहम्मद गौरी और किसमें? महमूद गजनवी में एक डिफरेंस ये था कि वो भी भारत में आता, हमला करता है, वो भी क्या करता है? धन लूटता है, इस्लाम धर्म को क्या करता है? स्प्रेड करता है। लेकिन ये भी क्या करता है? भारत में आता है, भारत को लूटता है, इस्लाम धर्म को स्प्रेड करता है। लेकिन एक अंतर यह है कि ये आता है भारत में क्या करता है? जो मोहम्मद कौन था? महमूद गजनी था, उसने भारत में किसी भी तरह के अपने एम्पायर को स्टेब्लिश नहीं किया। और यही भाई साहब क्या करते हैं? भारत में आके अपना शासन स्टेब्लिश करते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो रियल फाउंडर ऑफ इस्लामिज्म कौन है? रियल फाउंडर कौन है? यही है। तो इसने क्या किया था? भारत में अपने एम्पायर को स्टेब्लिश किया। इसी वजह से इसको रियल फाउंडर ऑफ द क्या बोला जाता है? इस्लामिक इन इंडिया। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। तो ये भाई सब क्या है? रियल फाउंडर है। अब देखो भारत में जब आते हैं तो दो रास्ते हैं। तो जितने भी शासक थे एंशियंट टाइम से या मेडावल टाइम से, जितने भी शासक आ रहे थे भारत में हमला करने के लिए, तो दो दर्रे हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है? दर्रा मतलब होता है दो पहाड़ है उसके बीच के रास्ता, उसको दर्रे का हिंदी क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पास। तो दो पहाड़ों के बीच जो पास होता है उसी के थ्रू क्या होता है? आना जाना होता है। जैसे कि आज भी पहाड़, जैसे कि हमको जम्मू कश्मीर में रोड बनानी है, ठीक है ना। तो क्या किया? किसका यूज करेंगे? पास का यूज करेंगे, उसी पास के थ्रू। तो ये लोग भारत में आते थे तो मैक्सिमम हर कोई खैबर दर्रा का इस्तेमाल करता था। खैबर दर्रा कहाँ है? अफगानिस्तान के आसपास है, ठीक है ना। खैबर पाकिस्तान वाला इलाका है वहां, वहीं से। तो खैबर दर्रा का हमेशा, और इससे पहले जो आया था कौन? महमूद गजनवी, उसने भी किस पास का इस्तेमाल किया था? खैबर दर्रा का। लेकिन ये पहला शासक था जिसने खैबर दर्रा का तो इस्तेमाल किया है, साथ साथ गोमल दर्रे का भी इस्तेमाल किया इसने, ठीक है ना। गोमल दर्रे, कौन सी? गोमल दर्रा, इसका भी इस्तेमाल करता है ये, ठीक है। और ये आते ही भारत में अब क्या करेगा? हमले करेगा, बहुत सारे हमले करेगा, एक के बाद एक। क्यों 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 हमला करेगा? इसको क्या चाहिए? क्यों चाहिए धन? अपना साम्राज्य को क्या करना है? विस्तार करना है। क्या करना है? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब कि अपने साम्राज्य को क्या करना है? विस्तार करना है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये भाई साहब क्या आता है? भारत पे बहुत सारे हमले करता है, बहुत सारे हमले करता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला? किस दर्रे का इस्तेमाल कर रहा है ये? किस दर्रे का इस्तेमाल कर रहा है ये? गोमल पास का इस्तेमाल कर रहा है। तो गोमल पास का इस्तेमाल करके ये भारत में, तो पहला हमला भारत में कब करता है ये? 1175 में। कहां पे करता है? मुल्तान पे। कहां पे करता है? मुल्तान। पहला हमला कहां पे करता है? मुल्तान पे। मुल्तान पे हमला करता है। देखो इस बात को समझो, ये मान लेते हैं ये इंडिया है, मान, ठीक है, इंडिया है, ये है हमारा पाकिस्तान है, ठीक है ना। यहीं पे क्या है? मुल्तान है। यहाँ पे क्या है? मुल्तान है। यहाँ पे क्या है? खैबर दर्रा है। यहाँ पे खैबर दर्रा है। और यहाँ पे कौन सी है? दर्रा है, कौन सी है? जिसका ये इस्तेमाल करता था, कौन सी है? गोमल दर्रा। कौन सी है? गोमल दर्रा। ये इसका इलाका कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। इसका अफगानिस्तान में। तो हर कोई इसी इसी
दर्रे का इस्तेमाल कर रहा था। मुल्तान यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी है, गोमल दर्रा। तो गोमल दर्रा का इस्तेमाल करके ये क्या करता है, मुल्तान के लोगों को सरप्राइज कर देता है, क्योंकि बेसिकली हमला तो इसी दे के होता था, तब इसको लेके तैयार थे, लेकिन कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि गोमल दर्रे का भी कोई इस्तेमाल करेगा। अचानक से आता है, सरप्राइज अटैक करता है और मुल्तान को क्या कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो इसी वजह से मुल्तान इसके कंट्रोल में आ जाता है। कब, जब पहला हमला करता है 1175 में, ठीक है ना। 1175 में पहली बार हम आया और मुल्तान पे कब्जा कर लिया। कैसे किया, सब इसको लगा, सबको क्या लगता था इसी देखे हमला था, इसको लेके सब अलर्ट रहते थे, गोमल पास को लेके अलर्ट नहीं है। तो इसीलिए वजह से जब ये देख आता है तो ये सरप्राइज होता है, और ये सरप्राइज अटैक होता है, और ये भाई सब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हार जाते हैं। तो 1175 में क्या होता है, मुल्तान इनके हाथ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा हमला कब करता है, 78 में। कहाँ करता है, गुजरात में। गुजरात में यह हमला करता है, लेकिन गुजरात में जब हमला करता है उस समय गुजरात का शासक कौन था, भीम सेकंड। भीम फर्स्ट था, ये पढ़े थे, किसके टाइम में था, महमूद गजनवी के टाइम में। अब इस समय कौन है, भीम सेकंड, ठीक है ना। भीम सेकंड रहता है, और ये क्या करता है, जो मोहम्मद गौरी है, जो भारत में हमला करता है, इसके वार को, इसके आक्रमण को क्या कर देता है, रोक देता है। रोकने का मतलब क्या आता है, इसको ये हरा देता है। और ये महमूद गौरी की पहली हार होती है भारत में। एग्जाम में यही सवाल पूछा कि मोहम्मद गौरी की पहली बार हार किस शासक के जरिए हुई थी, आंसर क्या होगा, भीम टू, ठीक है ना। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पे पहला हमला कब किया है इसने, 75 में, फिर दूसरा हमला 78 में किया है, और यहाँ पे जब हमला करता है तो इस समय यहाँ का शासक कौन था, भीम टू। कहाँ का, ये गुजरात का है, ठीक है ना। और हमला कहाँ पे हमला हुआ, और कौन है यहाँ पे, भीम टू। और ये क्या करता है, इसके आक्रमण को क्या कर देता है, असफल कर देता है, इसको हरा देता है, ठीक है ना। और ये वार भी कहाँ पे होता है, ये होता है राजस्थान के माउंट आबी के पास, ठीक है ना। राजस्थान के माउंट आबी के पास ये वार होता है। यहाँ पे भीम टू को क्या कर देता है, हरा देता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या बोला जाता है कि भीम टू के जगह दूसरा नाम दे दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी भीम टू के जगह दूसरा नाम दे दिया जाता है। नाम क्या दे दिया जाता है, मूल राज, कभी कभी ये नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आदमी भी इसी के अंडर में काम कर रहा है, किसके अंडर में, भीम टू के अंडर में ही काम कर रहा है। तो बेसिकली शासक कौन है, लड़ कौन रहा है, समझ रहे हो। तो शासक ये है, ठीक है ना, इसी के टाइम में अटैक हुआ, लेकिन लड़ कौन रहा है, ये। तो इसी वजह से मूलराज फर्स्ट को भी क्या किया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट क्या, यही क्रेडिट तो इसी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि यही लड़ा है, ठीक है ना। तो एग्जाम में कभी कभी मूलराज फर्स्ट भी दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो भीम सेकंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये राजा था, और इसी के अंडर में मूलराज फर्स्ट क्या करता है, लड़ने जाता है, किससे, मोहम्मद गौरी से। कहां पे जाता है, माउंट आबी में, और इसको हरा के वहां से इसको क्या कहता है, खदेड़ देता कि निकलो यहां से, ठीक है ना। तो इस नाम को भी याद रखना है, क्या नाम रखना है, मूलराज फर्स्ट। इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। मूलराज फर्स्ट नहीं, मूलराज सेकंड, सॉरी, मूलराज सेकंड। यहाँ लिखा हुआ भारत में प्रथम राज्य पराजय, मूलराज सेकंड, ठीक है। इसी के अंडर में काम कर रहा था। ये क्या करता है, इसको भाई साहब को हरा देता है। बैटल कहाँ हो रही है, माउंट आबू। ये कहाँ पे है, राजस्थान में। माउंट आबू है राजस्थान में, वहां पे एक टेम्पल भी है, जैन टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है। ये नाम लिखो, मूलराज सेकंड, ठीक है, मूलराज सेकंड को नाम लिखो। तो लेकिन धीरे धीरे भारत में क्या करता है, हमले करते जाता है। यहाँ तो हार गया, हारने के बाद ये रुकेगा नहीं, धीरे धीरे और हमले करते जाते हैं। तो भारत के बहुत सारे क्षेत्र पे ये क्या कर लेता है, अपना कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि लाहौर, मुल्तान, इन सब चीजों पे क्या करता है, हमला कर जीत जाता है। तो जीतते जीते भाई साहब कहाँ पहुंच गया, ये पूरा इलाका, अबे यार, ये इलाका इसके अंडर में आ गया। ये इलाका किसके अंडर में आ गया, गौरी के कंट्रोल में आ गया। अगला टारगेट क्या है, पंजाब। अगला टारगेट क्या है, पंजाब है। पंजाब पे क्यों हमला कर रहा है, क्योंकि पंजाब 5 नदियों के संगम, मतलब 5 नदियों का समझो राज्य है, मोस्ट फर्टाइल लैंड है। तो मोस्ट फर्टाइल लैंड है, तो ये क्या चाहेगा कि भैया हम इस अगर इस पे कंट्रोल कर लिए तो काफी क्या होगा, फर्टाइल लैंड है ना, इस पे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो काफी ज्यादा इसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिकली काफी सही होगा, ठीक है। ये सारी नदियां ऐसी देखे जाती हैं, ठीक है ना, 5 नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंट्रोल हो गया। अगला टारगेट क्या था, पंजाब। अगला टारगेट है पंजाब। लेकिन इसी समय भारत में एक और शासक था जो काफी ज्यादा उभर रहा था, उसका नाम क्या नाम था,
पृथ्वीराज द थर्ड, पृथ्वीराज द थर्ड, ठीक है ना, पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, फर्स्ट ना सेकंड, पृथ्वीराज द थर्ड। ये भाई साहब क्या कर रहा था, इस इलाके में क्या कर रहा था, उभर रहा था, काफी स्ट्रॉन्गेस्ट राजा। ये कौन है, राजपूत शासक है, और राजपूत शासक था, इस पूरे इलाके में क्या कर रहा था, उभर रहा था, और आसपास के जितने भी राजपूत शासक हैं उन सबको क्या कर रहा था, उनके साथ लड़ाइयां लड़ रहा था। और देखो मेनली देखो, राजा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब हो कि देखो धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, वो एक्सपैंड करेगा। कैसे करेगा, लड़ाइयां लड़ेगा, किससे लड़ेगा, पड़ोसियों से लड़ेगा ना। तो जो कौन ये पृथ्वीराज थर्ड, वो क्या करेगा, अपने आसपास पड़ोसियों के राजाओं, है तो वो भी राजपूत, लेकिन उसको क्या करना है, विस्तार करना है, एक्सपेंड करना है। तो आसपास के जितने भी राजपूत शासक हैं उन सबसे ये लड़ाइयां स्टार्ट करता है, और यहाँ पे पूरी तरह से क्या कर लेता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है, ठीक है ना। मैप में एक बार देखते हैं, यहाँ पे कौन डायनेस्टी, देखो यहाँ पे कौन है, यहीं पे है अजमेर, ठीक है ना, अजमेर और दिल्ली, अजमेर और दिल्ली ये किसके कंट्रोल में है, अजमेर और दिल्ली किसके कंट्रोल में है, पृथ्वीराज द थर्ड के कंट्रोल में है, पृथ्वीराज द थर्ड के कंट्रोल में। चौहान उसी को बोलते हैं, अजमेर राजस्थान में, अजमेर किधर गया, ये रहा, अरे सो ये रहा दिल्ली, और ये रहा अजमेर के आसपास, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे। इस पे यहाँ पे किसका कंट्रोल चल रहा है, पृथ्वीराज द थर्ड। और आसपास जितने भी शासक हैं, राजपूत शासक, इस पे क्या कर चुका है, ये हमले कर चुके हैं, और अपने एरिया को क्या कर चुका है, एक्सपेंड कर चुका है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपेंड कर चुका है। अब इसका अगला टारगेट क्या रहेगा, दिल्ली, ये सॉरी पंजाब, खाली है, कोई मेजर पावर यहाँ पे नहीं है, कोई मेजर पावर नहीं है, कहाँ पे, पंजाब। और इसके लिए भी क्या है, मोस्ट फर्टाइल लैंड, ये भी चाहेगा कि भैया इस पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल करें, कौन, पृथ्वीराज द थर्ड। और यही यहाँ पे क्या है, पावर वैक्यूम है, पावर वैक्यूम का मतलब यहाँ पे कोई मेजर पावर नहीं है। अब ये भाई साहब इधर एक्सपेंड कर चुका है, अगला टारगेट क्या रहेगा, पंजाब ही रहेगा, पंजाब के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मोस्ट फर्टाइल लैंड है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई शासक रहे तो भाई रोक भी ना अपने आप को, ठीक है ना, कोई मेजर पावर नहीं, तो क्या हो रहा है, उससे रहा नहीं जा रहा कि भैया आप इसको क्या करना, अपने कंट्रोल में लेना ही है। और इधर से कौन आ रहा है, गौरी, गौरी के नजर में क्या है, पंजाब है, भैया बोल रहा है कि हम भी क्या करेंगे, पंजाब पे हमला करेंगे, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है कि शुरुआत में क्या करता है पृथ्वीराज थर्ड, जो पृथ्वीराज चौहान है, उसको लाहौर में ज्यादा इंटरेस्ट तो था, लेकिन हमला भी कर नहीं रहा था, यही आसपास में ही क्या कर रहा था, बैठा हुआ था। लेकिन क्या होता है, जैसे मोहम्मद गौरी क्या करता है, एक जगह है उसका नाम है क्या, तबर हिंद, तबर हिंद, तबर हिंद, तबर हिंद। आज के समय में कौन सी जगह है, ये भटिंडा है, भटिंडा, 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 ऐसा ही होगा ना, भटिंडा। आज के समय में कौन सा है, भटिंडा वाला इलाका, ये उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तबर हिंद, तबर हिंद। इस पे ये क्या करता है, कब्जा कर लेता है, कौन, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जब भाई भटिंडा पे हमला करेगा, तबर हिंद पे हमला करेगा, तो पृथ्वीराज जो थर्ड है उससे क्या होगा, रहा नहीं जाएगा, बोला कि भैया ये क्या कर रहा है, ऐसे तो इस पूरे इलाके पे कंट्रोल किसका हो जाएगा, मोहम्मद गौरी का। तबर हिंद क्यों बोल रहे हैं, तबर हिंद, तबर हिंद मतलब होता है द्वार, और हिंद का मतलब हिंदुस्तान। तो तबर हिंद को क्या बोला जाता है, मैं देखो इधर से जितने बार भी हमले हुए हैं, एक लिखो नहीं पहले यार, इधर देखो, इधर पहले जितने लिखने के लिए टाइम दे देंगे, ठीक है। इधर से जितने बार हमले हुए थे वो इसी रूट के थ्रू होते हैं, इसी रूट के थ्रू होते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है कि भैया ये क्या है, द्वार है, किसका, भारत का, भारत का ये क्या है, द्वार है। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, इस जितने भी अटैक होते हैं इसी रूट के थ्रू हो रहे हैं। अगर इस पे कब्जा कर लिया तो इसका मतलब क्या, भारत का द्वार खुल गया। अब इसी वजह से क्या करता है, ये तबर हिंद पे क्या करता है, कब्जा कर लेता है। और इसको लाहौर भी चाहिए था। अब देखो पृथ्वीराज चौहान बेचारा अभी जो शांत बैठा हुआ था, उसको ज्यादा इसमें टेंशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही तबर हिंद पे ये कब्जा करता है, एंटीनास के क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, किसके, पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान था भैया अब रुके तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर अब रुके तो इस पूरे इलाके पे किसका कब्जा हो जाएगा, गौरी का। तो ये रुकेगा, ये तो उसके ताक में था ही, लेकिन बेचारा एक्टिव था, चलो। लेकिन अब क्या, जैसे इस पे हमला करता है ये भाई साहब क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, भैया अब हमको क्या करना है, कैसे भी करके इसको यहाँ से भागाना पड़ेगा। और तभी क्या करता है, अपनी आर्मी लेके ये निकलता है कहाँ पे, तबर हिंद की तरफ, ठीक। कौन, पृथ्वीराज द थर्ड अपनी आर्मी लेके निकल रहा है। गौरी को पता चला कि भैया पृथ्वीराज चौहान अपनी आर्मी लेके आ रहा है, तो ये भी अपनी आर्मी लेके आता। और तराइन नाम की जगह पे क्या होता है, दोनों की आर्मी टकराती है, ठीक है, दोनों की आर्मी टकराती है। यहां तक कहानी समझ में आई, ठीक है ना। गौरी क्या कर रहा है,
गौरी एक्सपेंड कर रहा है, अपने इलाके में एक्सपेंड कर चुका है, इसको चाहिए लाहौर, लाहौर क्यों मोस्ट फर्टाइल लैंड है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे कौन है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर दिल्ली इसके कंट्रोल में है, और अजमेर का ये पूरा इलाका किसके, पृथ्वीराज चौहान के कंट्रोल में है। आसपास के जितने भी राजपूत शासक है उनके साथ लड़ता है, ताकि इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंड करने के चक्कर में देखता है कि दिल्ली में क्या है, पावर वैक्यूम है। पावर वैक्यूम का मतलब कोई एक मेजर पावर दिल्ली के कहां पे, पंजाब के आसपास नहीं है, तो इसकी भी नजर कहां रहती है, पंजाब में, कि भैया इसको भी कैसे करके अपने कंट्रोल में लेना है। लेकिन अभी नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही गौरी गौरी क्योंकि पावर वैक्यूम है, कोई मेजर पावर नहीं है यहाँ पे, तो गौरी क्या करता है, यहाँ पे हमला करके क्या कर लेता है, इसको कैप्चर कर लेता है। कब, 1189 में, ठीक है ना। 1189 में क्या करता है, इस पे कब्जा कर लेता है। तब इसके एंटीना क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, कि भैया बोलता है कि भैया कैसे करके इसको क्या करना है, अपने कंट्रोल में लेना है। और उसी के बाद क्या होता है, ये अपनी आर्मी लेकर निकलता है, ठीक है, और ये भी अपनी आर्मी लेकर निकलता है। दोनों की आर्मी कहां टकराती है, कहां पे, तराइन में, तराइन में। और इसके तहत क्या होती है, बैटल ऑफ तराइन की शुरुआत होती है, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन की शुरुआत होती है कब, 1191। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच हुई है, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तराइन अभी कहां किस इलाके में पड़ेगा, ये पंजाब के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना, पंजाब के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना, तराइन, ठीक है ना। अभी भटिंडा के पास अभी नहीं है, भटिंडा में कौन बैठा हुआ है, गौरी बैठा हुआ। उस वहां के जो किले पे कब्जा किसका है, गौरी का, ठीक है ना। अब ये तो इसको भगाएगा ना, तो अपनी आर्मी लेके जाता है, ये भी आता है, ठीक है ना। तो तराइन के आसपास दोनों की आर्मी मिलती है। तो यहाँ पे कौन कौन है, दो ग्रुप है, एक कौन है, पृथ्वीराज चौहान, और एक तरफ कौन है, गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहानी, पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता थी कि मोहम्मद गौरी की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। इसके पास पता था कि बहुत इसकी आर्मी क्या है, बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए क्या किया था इसने, जो और भी राजपूत थे उनके साथ क्या किया था कि भैया आप क्या कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। तो क्या इसको सपोर्ट मिलेगा, क्या इसको सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, सबको तो मार रहा है। अब बोल रहा है कि तुम तो पहले हमको दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, तब हमको तुम हैं, और आज हमको बोलो कि मदद करो, भागेगा नहीं यहाँ से तुम, भाई तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे। लेकिन सभी राजा नहीं करते, लेकिन फिर भी छोटे मोटे राजा इसकी मदद कर देते हैं, क्योंकि बाहरी हमला, बाहरी हमला है ना। अंदर का देखो अपना मैटर है तो हम संभाल लेंगे, लेकिन बाहर से जब कुछ होता है तो भैया भावनाएं जग जाती हैं, ठीक है ना, भावना जग जाती हैं। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, एक ग्रुप बनाता है, बहुत सारे छोटे मोटे क्या कहते हैं, राजपूत शासक क्या करते हैं, इसके साथ आ जाते हैं। तो इसकी भी आर्मी होकर जाती है बड़ी। अब यहाँ पे लड़ाई होती है, पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान द थर्ड लिखना है यहाँ पे, थर्ड, ये तीसरे ग्रुप का, पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, पहले भी आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है, तीसरा भी आ चुका है। तो पृथ्वीराज द थर्ड क्या करता है, इस बैटल को जीत जाता है। जीतने के बाद इसका जो मेन गोल था, कहां पे, बठिंडा जो, ठीक है ना, उस वहां का जो किला था, उस पे क्या इसका कंट्रोल आ गया, नहीं। तो गौरी कहां जाएगा, भाग के अपने किले में, भाग के अपने किले में जाएगा, कहां पे, तबर हिंद, तबर हिंद का जो किला है, तबर हिंद का जो किला है, भाग के यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। भाग के कहां चला गया, तबर हिंद के किले में चला गया, तबर हिंद के किले में चला गया। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करेगा, इसका पीछा करेगा। पृथ्वीराज चौहान इसका पीछा करते करते कहां चला गया, इसके किले के पास। और जो तबर हिंद का जो किला है, बठिंडा वाला किला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किला, इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किला है, ठीक है ना, बहुत मजबूत किला है। तो पृथ्वीराज चौहान के लिए समस्या हो गई, भैया ये स्ट्रॉन्ग किला तोड़ने की कोशिश की, टूट ही नहीं रहा है, क्या करें। हमको तो क्या चाहिए, गौरी चाहिए, कैसे भी करके गौरी को कैसे भी करके हमको क्या चाहिए, इसको हमको पकड़ना है कैसे भी करके। तो कैसे मिलेगा ये गौरी, मान लेते हैं ये किला है, ठीक है, ये किला है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब दिमाग क्या लगाया जाएगा, अगर किले को हम चारों तरफ से घेर लें, ठीक है, किले को चारों तरफ से घेर लें और खाना पीना जाना बंद करवा दें, ये एक ऑप्शन है। यही ऑप्शन कौन अपना रहा है, पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि अंदर में तुम कितने दिन तक बैठोगे,
5 महीना, 6 महीना, साल भर, उससे ज्यादा थोड़े बैठोगे। खाना एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही ना। तो खाना तो बाहर से आ रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया, सप्लाई बंद कर दी है। किसने? पृथ्वीराज चौहान की आर्मी ने। तो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी क्या करती है, इस किले को घेर लेती है और 1 साल तक क्या करती है, 1 साल तक की सीज चलती है। 1 साल तक की सीज चलती है, कहां पे? किसकी? तबर हिंद, किसकी? किले की। और 1 साल के बाद क्या करता है, मोहम्मद गौरी की आर्मी क्या करती है, हार मान लेती है। ठीक है ना, इसकी आर्मी क्या करती है, हार मान लेती है। और इसके बाद क्या होता है, ठीक है ना, हार मान लेती है। किसकी आर्मी? गौरी की। ठीक है ना। तो पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहा है, एनेक्स कर लेता है किसको, तबर हिंद के किले को। ठीक है ना। तो पृथ्वीराज चौहान पीसी लिख दें, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, कैप्चर्ड, सीज होती है। ठीक है ना, सीज होती है किसकी, 12 महीने की। तो 12 महीने तक ये लोग क्या रहते हैं, बाहर बैठे, किले के बाहर बैठे हुए हैं। और क्या करते हैं, सीज किए हुए बैठे कि भैया आज नहीं तो कल तो तुम निकलोगे रे, कब तक बाहर है, कब तक अंदर रहेगा। तो 12 महीने के बाद क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, हार मान लेते हैं। और आर्मी क्या करती है, अपने हथियार डाल देते हैं। लेकिन जो मेन टारगेट हमको क्या चाहिए, मोहम्मद गौरी, हमको भैया उसी को पकड़ना है। लेकिन मोहम्मद गौरी किसी भी तरह क्या करता है, ये यहाँ से भागने में सफल हो जाता है। भाग के कहाँ चला जाता है, अपने इलाके में। अपना इलाका कौन सा है, अफगानिस्तान का इलाका। ठीक है ना, वहां भाग के चला जाता है। लेकिन ना, पृथ्वीराज चौहान का जो कब्जा था वो कहाँ हो गया, तबरे इनके इलाके पे इसका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया गया। अब देखो क्या होगा, अफगानिस्तान तो ये चला गया, तो जख्म तो लग गया ना दिल पे, जख्म दिल पे लग गया कि भाई इतनी बड़ी आर्मी लेके आए तब भी हार गए हैं भाई। जो हम सोचे थे, सपना देखे थे कि पूरे पंजाब पे मेरा कंट्रोल होगा, तो वो हो नहीं पाया। तो जख्म दिल पे लग गया है। तो जब जख्म लगता है दिल पे, तो भाई क्या लेता है, कोई भी दिल पे ले लेता है। तो दिल पे ले लेगा तो ये क्या करेगा, अफगानिस्तान जाता है और अफगानिस्तान में फिर से क्या करता है, आर्मी को रिक्रूट करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी, तुर्क को, जैसे तुर्क है, काफी अच्छे योद्धा रहते हैं तुर्क, पता ही था तुर्क काफी अच्छे है, तो बहुत सारे तुर्कों को अपने पास डालता है। ठीक है ना। तो एक नई आर्मी लेके, बहुत बड़ी आर्मी लेके फिर से भारत पे आता है, फिर से भारत पे आता है हमला करने के लिए। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई है, 91 में। तो भाई साहब को इतना दिल में लग गया था, अगले साल ही आ जाता, बोला कि भैया हमको रहा ही नहीं जा रहा है, इस जख्म को हमको भरना है। क्या करेगा, अगले साल ही आ जाता है। कब, 1192 में ये फिर से आ जाता है। और 1192 में फिर से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की शुरुआत होती है। हाँ, ये किले थे, किले पे सीज कर लिया, किला तो सीज कर लिया। और किले पे सीज करने के बाद क्या हो गया, वो अफगानिस्तान भाग गया। फिर अपनी, ये भाई साहब कहाँ चले गए, अपने किले में चले गए। कौन, पृथ्वीराज चौहान यहाँ ही बैठा रहेगा, ये क्या, अपने किले में चलेगा, जो कैपिटल है वहीं पर जाएगा ना, कैपिटल। वो फिर अपनी आर्मी लेके आ रहा, फिर ये अपनी आर्मी लेके आ, फिर दोनों की आर्मी कहाँ पे टकराती है, वहीं तराइन में। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की फिर से क्या हो जाती है, शुरुआत वहीं पे होती है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की शुरुआत होती है, कब होगी, अगले साल ही, 92 में। 92 में किसके किसके बीच, दो फेज है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पीसी। प्रियंका चोपड़ा मत समझ लेना, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, पृथ्वीराज द थर्ड, ये वही है, तीसरा वाला है, पृथ्वीराज द थर्ड। देखो इस समय क्या होता है, एक एक बहुत बड़ी घटना घटती है। होता क्या, देखो जो प्यार वाला चक्कर है बहुत खराब होता है। जो भी इस चक्कर में पड़ता है भाई बर्बाद हो जाता है। ये भाई सभी बर्बाद हो गए प्यार के चक्कर में। ठीक है, देखो होता क्या है, पहली बैटल में क्या हुआ था, इसका ग्रुप काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि छोटे मोटे बहुत सारे राजपूतों ने क्या किया था, मदद तो की थी। जब दोबारा आया, अपनी आर्मी लेके आ रहा है, 1 साल तक सीज किया, अभी अभी लड़ाई करके आया है, तो आर्मी तो इसके पास थोड़ी उतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं। ये तो आगे आया था, रुक रुक गया था वहां से अफगानिस्तान में, बहुत सारे क्या तुर्कों को लेके आया, बहुत सारे लोगों को क्या किया, इकट्ठा करके आया। तो इसने भी सोचा क्या करेंगे, आर्मी को इकट्ठा करेंगे, तो इसने भी मदद मांगी। लेकिन मदद इसको इस बार नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि देखो इस बार जो इसका जो पोर्शन था, इसका जो ग्रुप था वो वीक हो जाता है, क्योंकि एक शासक है, उसका नाम है जयपाल। ठीक है ना, क्या नाम है उसका, सॉरी जयपाल नहीं, जयचंद्र, जयचंद्र। ठीक है ना, जयचंद्र, ठीक है ना, जयचंद्र। ठीक है ना, जयचंद्र है, वो क्या करता है, इसको सपोर्ट नहीं देता है, सपोर्ट देने से मना कर देता है। क्यों करता है, तो जयचंद्र इसको क्या करता है, इसका जो सेक्शन होता है, इसका जो सेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है।
इसका सेक्शन क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जयचंद ने इसको क्या किया था, सपोर्ट नहीं दिया था। सपोर्ट क्यों नहीं देता जयचंद? जयचंद क्यों नहीं सपोर्ट करता? देखो होता है क्या कि जयचंद की बेटी की स्वयंवर रच रहा था, ठीक है। बेटी, इसकी बेटी है, इसकी बेटी का नाम क्या है, संयोगिता। संयोगिता इसकी कौन है, बेटी है। इसकी बेटी का नाम क्या है, संयोगिता, ठीक है ना। इसी के बेटी का क्या चल रहा था, स्वयंवर रच रहा था। और ये भाई साहब का दिल लग गया था किस पे, पृथ्वीराज चौहान तट का संयोगिता पे दिल लग गया था। अब जैसे दिल लगा, अब स्वयंवर रच रहा है, स्वयंवर रच रहा था। स्वयंवर में क्या होता है कि हर राजा को बुलाया जाता है, हर स्ट्रॉन्गेस्ट राजा को बुलाया जाता है कि भैया आप आइए स्वयंवर में। तो पृथ्वीराज चौहान उस समय क्या था, बहुत ही स्ट्रांग रहा था, काफी स्ट्रॉन्गेस्ट, जितने भी राजपूत शासक थे इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक था। अब इसी भाई को बुलाया नहीं, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। तो इसने क्या कर लिया, दिल पे ले लिया कि भाई हमको नहीं बुलाया, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना महान राजा, और हमको नहीं बुलाया। तो इसने बात पे क्या ले ली, दिल पे ले ली। अब भाई साहब क्या करते हैं, एक छोटी सी आर्मी लेके जाते हैं और संयोगिता को क्या करते हैं, उठा के किडनैप कर लेते हैं, और किडनैप करके निकल जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। और इससे, इस घटना से क्या होता है, जयचंद्र क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जब होती है तो जयचंद्र क्या करता है, उसका साथ नहीं देता, और इसी वजह से इसका ये वाला सेक्शन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये कहानी समझ में आई? अब यहाँ पे लड़ाई होगी, तो लड़ाई होगी तो भैया ये तो भाई कमजोर पड़ गया है, तो कौन जीतेगा, कौन जीतता है, मोहम्मद गौरी। बैटल ऑफ, सेकंड बैटल ऑफ कौन सी, तराइन, ये कौन जीत जाता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ तराइन जीत जाता है पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के बाद तो पता ही है घटना क्या क्या होता है, ठीक है ना, वो हमारे लिए इतिहास में कहीं पूछेगा भी नहीं। बस यही इंपॉर्टेंट है कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या होता है, जीत जाता है पृथ्वीराज चौहान को हरा के। क्योंकि ये सेक्शन वीक है, क्यों, जयचंद्र ने सपोर्ट नहीं किया था। और जयचंद्र को क्या कर देता है, सपोर्ट नहीं देता, ये सेक्शन कमजोर पड़ गया। और क्यों नहीं सपोर्ट करता है, इसकी बेटी थी संयोगिता, इसको लेके क्या करता है, किडनैप करके ले जाता है, ठीक है। ठीक है, बढ़िया के यहीं तक रहने दें, खोपड़ी ठीक है ना, सिस्टम सही है ना। चलो, अब यहाँ पे जयचंद्र क्या करता है, ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट बैटल कब है, तराइन 91 में, दूसरा 92 में, और तीसरा फिर एक और होगा, चंदावर का बैटल, बैटल ऑफ चंदावर होगा। किसके साथ होगा, उसी जयचंद के साथ होगा जिसने क्या किया था, पृथ्वीराज को सपोर्ट नहीं किया था। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या करता है, ये पृथ्वीराज का सपोर्ट दे देता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, बच जाता। यहाँ पे जो बैटल हुई है, बैटल ऑफ चंदावर, जो किसके किसके बीच हुई है, मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुई है, जयचंद्र के साथ। इसमें जयचंद्र क्या कर जाता है, हार जाता है, ठीक है ना। फिर इसके पूरे हार जाता है। अगर ये भाई साहब यहाँ पे अगर सपोर्ट दे देते किसको, पृथ्वीराज चौहान को, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बच जाता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, सॉरी जीत, यहाँ पे पृथ्वीराज जीतता है, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, यहाँ पे भी जयचंद्र की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, ठीक है ना। कहानी समझ में आ रही है ना पूरी, भाई इंपॉर्टेंट है कहानी, भाई समझ में। ये कुछ जानकारी किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है ना। पृथ्वीराज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये भाई साहब कौन था। पृथ्वीराज चौहान का एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं, राय पिथौड़ा, ठीक है ना। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है इसका, राय पिथौड़ा, ठीक है ना, राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज द थर्ड, ये याद रखना, थर्ड है ये, ठीक है, पृथ्वीराज द थर्ड। इसका एक दरबारी कवि है, ठीक है ना। जो हमने जो संयोगिता के बारे में जो कहानी पढ़ी है, हमको कैसे पता चला, इतिहास में हमको कैसे पता चला कि भाई ये सब हो रहा है, इसी का एक राज्य कवि है, उसका नाम क्या था, चंद्र बराई, ठीक है ना, ठीक है ना। जो टकला का रोल किया है, जो सोनू सोनू सूद, पृथ्वीराज मूवी में जो मूवी देखा, वो टकला जो है किसका रोल किया है, इसी का ये क्या है, चंद्र बराई का रोल किया है। और ये इसी ने बुक कौन सी लिखी है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। कौन सी बुक लिखी है इसने, पृथ्वीराज रासो। और इसी किताब में जो संयोगिता का जो इवेंट है, उसी में वो मेंशन है, वहीं सबको पता चलता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। अब देखो, तो एक के बाद एक देखो, अब क्या होता है, मोहम्मद गौरी क्या करता है, अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेबल कर लिया है, ठीक है ना। बैटल पहला सेकंड बैटल जीत गया, उसके बाद थर्ड बैटल होती है किसके साथ, 2 साल के बाद 1194 में किसके किसके बीच होती है, जयचंद और
मोहम्मद गौरी के बीच, और जिसमें जयचंद क्या हो जाता है, हार जाता है। कौन सी बैटल होती है, बैटल ऑफ चंदावड़, बैटल ऑफ चंदावड़। देखो इसकी कहानी सुना लेते हैं, पीपीटी में नहीं है। देखो होता क्या है, जैसे ही सेकंड बैटल ऑफ तराइन जीतता है कौन, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी जीतता है। मोहम्मद गौरी क्या हो गया, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जीतता है। इसके बाद ये कहां चला जाता है, अपने इलाके में, क्योंकि मैन तो कैपिटल उसकी वहीं पे है, कैपिटल ही चला जाएगा। और यहाँ पे अपने कुछ ऐसे सेनापति को छोड़ देता है। तो उसके बहुत सारे सेनापति हैं जो गुलाम है, बेसिकली वे गुलाम। देखो मैंने क्या बोला था आपको, गुलाम का मतलब झाड़ू पोछा वाले नहीं, गुलाम मतलब जो सेना में लड़ते हैं, ठीक है ना। तो हमको उनको पेमेंट भी मिल रही है, लेकिन उसको गुलाम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो इसको छोड़ के दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो गुलाम का मतलब झाड़ू पोछा वाला मत समझ लेना। अब इसके जो बहुत सारे गुलाम थे, जिसी में से एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको यहाँ पे छोड़ के जाता है, बोलता है कि भैया तुम यहाँ पे क्या करो, जो भी है इन सब चीजों को लीड करो। तो 92 में ये चला गया। अब क्या होता है, 92 में किसको हराया था, पृथ्वीराज द थर्ड को। अगला टारगेट क्या है, जयचंद्र, ठीक है ना। अगला टारगेट क्या है, जयचंद्र। देखो जैसे ये मैप मान लेते हैं, तो ये वाला इलाका, ये इलाका इन लोगों ने जीत लिया है पृथ्वीराज चौहान से। और ये इसका पड़ोसी है कौन, जयचंद्र, इसका पड़ोसी है जयचंद्र, जयचंद्र इसका पड़ोसी है। अब इसका अगला टारगेट इन्हीं का था कि भैया इसको हराना है। लेकिन जयचंद्र भी काफी कोई कमजोर शासक नहीं था, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट राजा है। तो 2 साल तक कंटिन्यूअसली कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसकी आर्मी कंटिन्यूअसली 2 साल तक यहाँ पे हमले करते रहती है, हमले कर रही है, ताकि इस पे अपना कंट्रोल जमाया जा सके, ठीक है ना। अगर इस पे कंट्रोल जमा लेंगे तो आगे जो रास्ता है बंगाल बिहार, वहां जाने का रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा, फिर हम वहां पे हमला कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बंगाल बिहार के बीच में, ये बीच में था, ठीक है ना, ये बीच में है, और रास्ता क्या है, ब्लॉक है। इसको जीतेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो 2 साल तक कंटिन्यूसली लड़ाई लड़ी है, लेकिन जीत, और ऐबक अभी भी परेशान हो गया, जीत नहीं पा रहा है। तब जाके 1194 में फिर से गौरी वापस आता है। क्यों आता है, ये भाई साहब हार ही नहीं रहा है, कौन, जयचंद्र हार ही नहीं रहा। और तब जाके यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा क्या होती है, लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान ही क्या होता है, जयचंद्र जीतने ही वाला था। ये बैटल ऑलमोस्ट जयचंद्र जीत ही गया था, लेकिन पता नहीं अचानक से कहां से एक तीर आता है और उसकी आंख में लग जाता है, ठीक है। पता नहीं कहां से युद्ध है, तीर चल रहे, पता नहीं कहीं से एक धोखे से एक तीर आता है और उसकी आंख में लग जाता है, किसके, जयचंद्र के आंख में। और वहीं पे वो क्या हो जाता है, मर जाता है। और जैसे राजा मरेगा तो आर्मी का क्या होता है, जो सेना का, उसका मॉरल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और तब जाके इस पूरे इलाके पे किसका कब्जा हो जाता है, गौरी का, ठीक है ना। कौन सी बैटल हुई थी 1194 में, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है ना। गौरी वर्सेस जयचंद। जयचंद क्या करता है यहाँ पे, गौरी वर्सेस, अरे यार, गौरी वर्सेस जयचंद्र, कौन जीतता है, गौरी यहाँ पे जीत जाता है। ये भाई साहब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जीतते जीते ये भाई साहब हार जाता है, ठीक है ना। ये कहानी एक बार और दोहरा, एक बार और ऐसे ही कहानी आ गई। एक पता नहीं एक राजा रहता है अकबर के टाइम में, ठीक है ना। उसमें भी हम देखेंगे क्या होता है कि जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, उसमें भी मतलब कि अकबर ऑलमोस्ट हार ही जाता है, हार नहीं वाला था। पता नहीं जीतने वाला जो राजा रहता है, पता नहीं कहाँ से एक एरो आता है और उसकी आंख में लग जाता है, फिर वो भी मर जाता है। ये कहानी वहां पे भी मतलब कि दोबारा आएगी, ठीक है ना। इसको लिख लो, ठीक है ना। बाकी तो कल देख लेते हैं, ज्यादा डोज हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ हम दे देते हैं, ठीक है। उसी के पास है ना, वो दे देगा तुमको, मांग लो उससे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, मिडाइवल समझ में आ रहा है नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं, बोरिंग टाइप से ऐसा तो नहीं ना। देखो फैक्ट को समझना जरूरी है। देखो जो भी घटना घट रही है उसके पीछे का रीजन अगर समझ लेंगे ना तो समझ में आखिर गौरी भारत में क्यों आ रहा है, उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब और खास करके तबर हिंद पे क्यों हमला कर रहा है वो, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पंजाब चाहिए। पंजाब का इलाका चाहिए, मोस्ट फर्टाइल लैंड है। इधर कौन बैठा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी, उसकी भी नजर उस पर लगी हुई है, लेकिन अभी ये क्या है, आस पड़ोस के पड़ोसियों से ही लड़ रहा है। लेकिन जैसे ही तबर हिंद पे ये हमला करता है, इसके एंटी एक्टिव हो जाते हैं, बोलता है कि भैया हमको यही चाहिए, तब जाके वहां पे जाता है। तो कहानी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। एक भी क्लास छूटेगा तो
फिर कोरिलेट नहीं कर पाओगे, टू फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इसी वजह से क्लास नहीं छोड़ना है, क्लास मिस करोगे तो फिर दिक्कत